हाय हेलो नमस्कार सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है स्टडी रूम पे। हम लोग पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण, जिसका तीसरा भाग हम आज करेंगे। द्रव्यमान तथा भार के बारे में हम पढ़ेंगे, मास एंड वेट। कहने को तो ये दोनों चीजें आपको एक जैसी लगती होंगी कि मैम द्रव्यमान तथा भार के बारे में हम क्या पढ़ेंगे। आपको तो लिखना चाहिए द्रव्यमान, वापस चल के देखते हैं कि द्रव्यमान या भार लिखना चाहिए आपको कि इसके बारे में पढ़ेंगे, या ऐसा बोल दीजिए इसके बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों चीजें तो एक ही हैं। लेकिन नहीं बच्चों, आपने अब तक देखा होगा, अब तक ये सोचते होंगे आप कि मास और वेट एक ही तो बात है कि हम वेइंग मशीन पर खड़े होते हैं, हमें पता चल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है तो कैसा है, ये हम देखते हैं कि द्रव्यमान कैसे अलग है भार से। कौन सी चीज कहां पर स्थिर रहती है, कौन सी चीज कहां जाकर के बदलती है, ये देखते हैं एक एक करके। द्रव्यमान तथा भार दोनों के बारे में हम जानेंगे। पीछे दी गई वीडियो में हमने किसके बारे में जाना, हमने एक MMT के बारे में जाना, MMD के बारे में, माफ कीजिएगा, जो कि है एक मास मेजरमेंट डिवाइस। इसने साइंटिस्ट की जिंदगी को बहुत आसान बना दिया है। ये बोलते हैं कि साइंटिस्ट जो हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में वो मास का पता नहीं लगा पाते थे। क्यों? क्योंकि वहां पर तो चीजें हवा में उड़ती रहती हैं, कोई वेइंग मशीन पर टिकेगी ही नहीं, तो कैसे मास का पता लगाएंगे। जब वो हमें रखना पड़ता है ना मास का पता लगाने के लिए, आपको खड़ा होना पड़ता है ना मशीन पे अपने मास का पता लगाने के लिए। जब वो खड़े होने की सिचुएशन ही नहीं होगी वहां पे, तो कैसे पता लगाएंगे। इसीलिए मास मेजरमेंट डिवाइस का आविष्कार किया गया, जो कि कितनी ज्यादा एक्यूरेसी से 1 से 100 ग्राम के बीच की किसी भी वस्तु का भार बता देता है। इससे खाने की चीजें वगैरह सब बहुत मदद मिली है। तो अब हम पढ़ते हैं द्रव्यमान और वेट के बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं द्रव्यमान के बारे में। ये बोलते हैं कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान क्या है, उसके जड़त्व का माप है, उसके इनर्शिया का माप है। इनर्शिया क्या था? किसी वस्तु की रेस्ट पर या गति में रहने की जो क्षमता होती है उसे जड़त्व बोलते हैं, उसे इनर्शिया बोलते हैं। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या है, उसके जड़त्व का माप है कि कितना ज्यादा जड़त्व है उसमें। जितना ज्यादा उसका द्रव्यमान होगा उतना ही ज्यादा उसका जड़त्व होगा। यदि कोई भारी वस्तु है तो उसको हिलाने में परेशानी होगी या नहीं, उसकी अपनी जगह पर बने रहने की प्रवृत्ति उतनी ही ज्यादा होगी या नहीं। तो जितना अधिक वस्तु का द्रव्यमान उतना ही अधिक उसका जड़त्व, साफ सी बात है। और जितना कम किसी वस्तु का द्रव्यमान उतना ही कम उसका जड़त्व। तो हमारा द्रव्यमान हमारी वस्तु के जड़त्व का एक माप होता है। और ये जो द्रव्यमान है ये हर जगह सेम रहता है, चाहे आप पृथ्वी पर हो, चाहे आप चंद्रमा पर हो, चाहे आप बाहरी अंतरिक्ष यानी कि आउटर स्पेस में हो। आपकी वस्तु का द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहेगा और एक स्थान से दूसरे स्थान पर कभी भी नहीं बदलेगा। वहीं पर यदि हम भार के बारे में देखें तो भार क्या है। अब मैंने आपको ये भाग शुरू करने से पहले बता तो दिया था कि आपका द्रव्यमान और आपका भार अलग अलग चीजें हैं, तो इनमें फर्क क्या है। हमने ये देखा है कि पृथ्वी किसी भी चीज को एक निश्चित बल से अपनी ओर आकर्षित करती है। यही तो हम पढ़ते आ रहे हैं, यही तो मेन क्रक्स है इस चैप्टर का, एक निश्चित बल से आकर्षित करती है। और यह किस पर निर्भर करता है, वस्तु में कितना द्रव्यमान है उस पर निर्भर करता है, और पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के त्वरण पर निर्भर करता है। तो आपका वेट वही बल है, यह वह बल है जिससे यह वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। ये एक सेब है तो इसका वेट वो होगा जिस बल से, जिस फोर्स से ये पृथ्वी की ओर आकर्षित होगी। और फोर्स क्या होता है? फोर्स तो साफ सी बात है, mg होता है या F = ma होता है। ये भी तो एक प्रकार का बल है। तो इस बल की वैल्यू क्या होगी? इस बल की वैल्यू mg होगी। इसीलिए हमारा वेट क्या है? वेट वो बल है, वेट कोई उसके अंदर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं है। वेट बल है जिससे कोई भी चीज किसी दूसरी चीज की ओर आकर्षित होती है। या पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी की ओर कोई भी वस्तु जिस बल से आकर्षित होती है वो हमारा वेट या फिर भार है।
तो भार का एसआई मात्रक क्या होगा? वो एक प्रकार का बल है तो इसका एसआई मात्रक भी बल वाला ही होगा, फोर्स वाला होगा। तो वेट हमारा किस में होता है? न्यूटन में होता है। जो किलोग्राम्स में हम वजन नापते हैं वो आपका द्रव्यमान है, वेट उससे अलग है। और वेट कैसे लगता है? नीचे की दिशा में, लंबी नीचे की दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। इसीलिए इसमें परिमाण भी होता है न्यूटन। वापस देखते हैं, न्यूटन के रूप में इसमें परिमाण, न्यूटन के रूप में इसमें क्या होता है? परिमाण भी होता है और साथ ही साथ इसमें दिशा भी होती है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वस्तु का भार वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। जैसे जड़त्व उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है, वैसे ही भार किस पे डिपेंड करता है? भार उस द्रव्यमान पे डिपेंड करता है। सीधा सीधा लेना देना है। जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा वो ज्यादा जल्दी आकर्षित या ज्यादा बल से आकर्षित होगी, जिसका द्रव्यमान कम होगा वो कम बल से आकर्षित होगी। तो वस्तु का भार इसे बोलते हैं। अब ये बात की थी हमने पृथ्वी की, कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार वह है जिससे पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहीं पे पृथ्वी को हटाकर हम चंद्रमा लगा देते हैं, तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे चंद्रमा उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। और चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है। इसीलिए तो एस्ट्रोनॉट्स चांद पर जाकर उड़ने लगते हैं, हवा में वो टिकते नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पर वो टिके हुए थे, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक था। लेकिन वहीं उतने ही द्रव्यमान के लिए चंद्रमा पर वो जो फोर्स है, वो जो बल है जिससे अपनी ओर आकर्षित चंद्रमा उससे करता है, वो कम है। तो कम आकर्षण बल लगता है तो वो कम पास पहुंच पाते हैं और हवा में रहते हैं, चंद्रमा पर पैर नहीं रख पाते। हवा तो चलिए वहां कैसी होगी, अंतरिक्ष में उड़ते रहते हैं एक प्रकार से। तो हम कैलकुलेट करेंगे कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार कितना होता है। कोई भी वस्तु है, कोई इंसान 70 किलो का है, कोई इंसान 50 किलो का है, कोई वस्तु है जो 10 किलो, पीछे चलते हैं एक बार फिर से, कोई वस्तु जो है यहाँ पर 10 किलो की है, द्रव्यमान तो वहां पर भी उसका 10 किलो होगा, लेकिन उसका वेट अलग होगा। क्या अलग होगा? वेट अलग होगा। पृथ्वी पर जितना वेट था, जितने बल से पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, उसके अलग होगा। तो ये बोलते हैं कि मान लीजिए वस्तु का द्रव्यमान m है। वस्तु का द्रव्यमान क्या है? वापस देखते हैं, वस्तु का द्रव्यमान है m और चंद्रमा पर इसका भार इतना है। चंद्रमा का द्रव्यमान इतना है और चंद्रमा की त्रिज्या, चंद्रमा का रेडियस क्या है? rm है। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बच्चों, जो हमने थोड़ी देर पहले सीखा था, ये वाला, ये हम इसमें लगा देंगे। ये लगाने के बाद हमें क्या पता चला? हमें पता चला कि वस्तु का भार इतना है। वस्तु का भार क्या है? एक तरह का फोर्स ही तो है, तो वस्तु का भार इतना है। ये हमने चंद्रमा के लिए देख लिया। अब ऐसे ही पृथ्वी के लिए देख लेंगे। ये वैल्यूज आपको दे रखी हैं, किसका द्रव्यमान कितना है, किसकी त्रिज्या कितनी है। इसे लगा देंगे, इसे क्या कर देंगे, इसे इसमें पुट कर देंगे। ये चंद्रमा पर आ जाएगा हमारे पास कुछ, और ये हमारे पास अर्थ पर आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई। ये देखिए, ये वैल्यू है और ये वैल्यू है, ये हमने सॉल्व करके निकाल ली। अब कंपेयर करने के लिए हमारे पास हमें ये पता चल गया कि चंद्रमा पर इतने बल से आकर्षित होती हैं चीजें, और पृथ्वी का तो हमें पता ही था कि इतने बल से चीजें आकर्षित होती हैं। मान लीजिए 10 किलो की चीज है, वो इतने बल से आकर्षित हो रही है, और दूसरी जो चीज है वो इतने बल से आकर्षित हो रही है। तो कंपैरिजन यदि हमें करना हो तो क्या करेंगे? इनको आपस में भाग कर देंगे, सीधी सी बात है। वो भाग करने पर क्या आता है? 1/6 हमें प्राप्त होता है। तो वस्तु का चंद्रमा पर भार कितना है? 1/6 है। किसके? कितना पृथ्वी पर है। यदि यहाँ पर वो 10 न्यूटन के बल से, यहाँ पर यदि वो 60 न्यूटन के बल से आकर्षित हो रही थी, तो चंद्रमा पर वो 10 न्यूटन के बल से आकर्षित होगी। वस्तु का यदि चंद्रमा पर 10 न्यूटन है तो पृथ्वी पर उसका 6 गुना होगा, यानी कि 60 न्यूटन। ये लेना देना है इसमें, चंद्रमा में और पृथ्वी में। इसी प्रकार से कोई और प्लैनेट होगा, उसका वेट अलग होगा।
उस पर पृथ्वी के मुकाबले हो सकता है ज्यादा हो, उस पर पृथ्वी के मुकाबले हो सकता है कम हो। तो इसी प्रकार से हर जगह पर वेरी करता है। ये पृथ्वी का कुछ है और चंद्रमा का कुछ है। हर पर्टिकुलर वस्तु के लिए 70 किलो की है, चाहे वो 80 किलो की है, 10 किलो की है, 15 किलो की है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बोलते हैं कि एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलो है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। भार क्या था? भार ये था। तो 10 को हम किससे गुना कर देंगे? 10 को हम गुना कर देंगे g से, जो कि 9.8 है। ये हमारे पास क्या आ गया? 98 न्यूटन। तो पृथ्वी पर उस वस्तु का वेट यानी कि भार कितना होगा? 98 न्यूटन होगा। इसी प्रकार से देखते हैं कि एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 10 न्यूटन आता है, तो चंद्रमा पर कितना आएगा? चंद्रमा पर 10 न्यूटन का 1/6। अभी ये तो हमने देखा 10/6 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करके पॉइंट्स में भी हम वैल्यू लिख सकते हैं। ये बोलते हैं कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है? अरे भाई, द्रव्यमान तो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, उसके जड़त्व की वजह से उसके अंदर जो है वो चाहे कहीं चली जाए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं भार पर जो है फर्क पड़ेगा। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के इस भार के 1/6 गुना क्यों होता है? ये अभी हमने देखा। गुरुत्वाकर्षण बल उसका कम है, उसका गुरुत्वाकर्षण बल कम है, उसका रेडियस कम है, इसीलिए होता है। सिंपल सी बात है। ये हमने किसके बारे में पढ़ लिया? ये हमने भार तथा द्रव्यमान के बारे में पढ़ लिया। इसी प्रकार से अब हम जानते हैं फटाफट से प्रणोद तथा दाब के बारे में, थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में। इस वीडियो में जो पीछे गई आपने अभी अभी एक हाई प्रेशर बलून के बारे में देखा। हाई प्रेशर बलून, प्रेशर यानी कि दाब। ये क्या था? एक बहुत ही उच्च दाब का बलून था जो कि बहुत ऊंचा उड़ चुका है, इतना ऊंचा उड़ चुका है कि ये नए नए रिकॉर्ड स्थापित कर चुका है और ये हमारी पृथ्वी की बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें देता है। ये हम देख चुके हैं। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है ये आपको तब पता चलेगी जब आप दाब के बारे में पढ़ चुके होंगे। तो एक एक करके कुछ प्रश्नों को देखते हैं जिनके उत्तर मैं अभी नहीं दूंगी, आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे जब इस टॉपिक को हम समाप्त कर लेंगे। एक एक करके देखते हैं। ये बोलते हैं कि ऊंट रेगिस्तान में आसानी से क्यों दौड़ पाता है? हम यदि दौड़ेंगे हम तो नहीं दौड़ पाएंगे, लेकिन ऊंट तो फटफट भागा जाता है। सेना का एक टैंक जिसका भार 1000 टन से इतना ज्यादा भारी होता है, लेकिन फिर भी वो एक चेन पर इस प्रकार से टिका रहता है। इसी प्रकार से ट्रक या बस के टायर इतने ज्यादा चौड़े क्यों होते हैं और काटने वाले औजारों की धार तेज क्यों होती है? वो यहाँ से इतने पतले क्यों होते हैं? इन सब के पीछे क्या छुपा है? इन सब के पीछे दाब का खेल छुपा है, जिसे हम एक एक करके यदि डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो हम जान लेंगे कि ये सब क्यों होता है। इनके जवाब आप खुद ब खुद जान लेंगे, मुझे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले ये बोलते हैं प्रणोद के बारे में, थ्रस्ट के बारे में। थ्रस्ट के बारे में क्या कहते हैं? थ्रस्ट है किसी एक दिशा में लगने वाला नेट बल। मान लीजिए कि मैं इस पेन पर इस प्रकार से दबाव दे रही, एक दिशा में दे रही हूं, तो इस दिशा में नेट बल, नेट फोर्स न्यूटन में, नेट फोर्स कुल फोर्स में कितना लगा रही हूं, सिंपल सा वो प्रणोद है। तथा दाब क्या है? दाब है कि ये बल एक क्षेत्रफल पर कितना लगता है।
ये बल क्षेत्रफल की तुलना में कितना है वो आपका दाब कहलाता है। प्रणोद की वजह से दाब है, प्रणोद लगता है तभी हमें दाब का पता चलता है। कितना थ्रस्ट दिया किसी एक दिशा में, कितने एरिया पर, वो आपका दाब हो जाएगा या फिर प्रेशर कहलाएगा। ये है प्रणोद तथा दाब। कुछ उदाहरण देते हैं ये प्रणोद तथा दाब की। बुलेटिन बोर्ड, स्कूल में, घर में बुलेटिन बोर्ड्स होंगे, थंब पिन्स देखी होंगी आपने कि कुछ कागज लगा दिया, थंब से उसको दबा दिया, तो थंब पिन पे यहाँ पर जो लग रहा है, ये जो चपटा भाग है, इस पर आप क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं, इस पर बल लगाते हैं। और अभी अभी हमने जाना था कि ये बल क्या था? ये प्रणोद था, क्योंकि ये एक दिशा में लग रहा है। ये क्या हो रहा है? किसी एक दिशा में ये प्रणोद लग रहा है। ये हो गया हमारा थ्रस्ट। अब ये एरिया कितना है? ये एरिया कितना है? ये आपका दाब होगा। जब इस एरिया को देख लेंगे, इस थ्रस्ट और दाब को कंपेयर कर लेंगे, इस थ्रस्ट और एरिया को कंपेयर कर लेंगे, तब आपके पास दाब की वैल्यू आएगी। तो ये छोटे एरिया पर लग रहा है, वहीं कुछ चीजें बड़े एरिया पर लगती हैं। एरिया छोटा है, बल उतना ही है जितना लगना चाहिए। ये प्रणोद तथा दाब के उदाहरण है कि उस दिशा में, थंब पिन पर जिस दिशा में आपने बल लगाया वो प्रणोद है, और वो प्रणोद कितना लगा, कितने एरिया पर, वो आपका क्या है? दाब है। एक ही उदाहरण में दोनों चीजें हमें पता चल पाती हैं, क्योंकि प्रणोद से दाब होता है, दाब से प्रणोद नहीं है। इन दोनों का क्या लेना देना है? जब प्रणोद लगता है तब हमें दाब का पता चलता है। साथ ही और उदाहरण देते हैं कि जब आप ढीले रेत पर खड़े होते हैं तो आपके पैर रेत में धंस जाते हैं, लेकिन अब यहाँ पर यदि आप लेट गए तो आप देखेंगे कि अब आप नहीं धंसेंगे। अब आप क्या करेंगे? आप सीधे उस पर लेट जाएंगे, रेत में अंदर नहीं जाएंगे, जबकि आप पहले भी 70 किलो के थे और आप अब भी 70 किलो के हैं। ये किसी भी व्यक्ति के बारे में ये बात कर रही हूँ। जब पैरों पे खड़े थे तो आपके पैर धंस गए, लेकिन जब लेट गए तो पैर नहीं धंसे, जबकि द्रव्यमान तो दोनों केसेस में सेम है। एक सेकंड में तो ऐसा नहीं हुआ कि आपका मास बदल गया। तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें पता चला कि जब आप लंबे खड़े थे तो एरिया कम लग रहा था। क्या लग रहा था? एरिया कम लग रहा था। प्रेशर या फिर दाब क्या है? दाब है थ्रस्ट बाय एरिया। इसमें क्षेत्रफल कम लग रहा था, ये लंबे लेट गए तो क्षेत्रफल इसमें ज्यादा लगने लगा। तो अब आप मुझे ये बताएंगे कि दाब किसमें ज्यादा हुई? दाब इसमें ज्यादा हुई या इसमें ज्यादा हुई? जाहिर सी बात है कि दाब इसमें ज्यादा हुई। दाब किसमें ज्यादा हुई? जब आप खड़े हुए थे तो दाब ज्यादा हुई, बजाय कि जब आप लेटे हुए थे। इस दाब के ज्यादा होने के कारण आपके पैर धंसते चले जा रहे थे, लेकिन जब आप लंबे लेट गए तो एरिया बढ़ गया। एरिया बढ़ने से दाब कम हो गई, और दाब कम होने के कारण आप लंबे लेट गए। तो दोनों केसेस में थ्रस्ट एक समान है। थ्रस्ट एक समान है क्योंकि थ्रस्ट एक प्रकार का फोर्स है बच्चों, और फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास तो हमारा सेम है, द्रव्यमान दोनों में 70-70 किलो है, लेकिन इस केस में क्या बढ़ गया? एरिया बढ़ गया, इसलिए यहाँ पे हम धंस गए और यहाँ पे हम लंबे लेट गए। ये यही बात बोलते हैं कि लेटने पर प्रणोद का प्रभाव लेटे हुए की अपेक्षा खड़े होने में अधिक है, क्योंकि एरिया घट जाता है। ये सब किसका खेल है? एरिया का खेल है कि थ्रस्ट दोनों केसेस में, बल दोनों केसेस में सेम लग रहा है, एरिया का फर्क है। इसीलिए आपकी सारी बुद्धिशीलता के जो प्रश्न थे शुरू में, उनका जवाब भी अब आपको मिल गया होगा। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को हम दाब बोलते हैं। प्रेशर क्या है? थ्रस्ट अपॉन एरिया, कि प्रति क्षेत्रफल पर कितना प्रणोद लगा, कितना फोर्स लगा, वो आपकी दाब है। और इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? फोर्स का कितना होता है? न्यूटन होता है। एरिया का कितना होता है? मीटर स्क्वायर होता है। इसीलिए आपके प्रेशर का या फिर दाब का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इसे हम क्या बोलते हैं? पास्कल भी बोलते हैं। पास्कल साहब की ऑनर में, क्योंकि जो पास्कल थे उन्होंने ही किसकी खोज की थी? उन्होंने ही प्रेशर की खोज की थी। ये उदाहरण देते हैं, आपको एरिया निकालना है इस टुकड़े का। एरिया निकालना है, ऐसे एरिया निकालना है और ऐसे लंबे लेटे में एरिया निकालना है। और द्रव्यमान तो आपको एक जैसा दे ही रखा है,
तो हमें ये बताना है कि किसमें कितना दाब लगेगा। ऐसे लेटा है तो इस तरह का एरिया लग रहा है, ये एरिया क्या है, ये एरिया कम है। ऐसे लेटा है तो एरिया ज्यादा है। तो दोनों केसेस में थ्रस्ट एक बराबर है क्योंकि दोनों का द्रव्यमान समान है, लेकिन एरिया बढ़ घट रहा है, इसलिए दाब में फर्क होगा, जिस दाब को आप आसानी से निकाल लेंगे। इसीलिए दाब और क्षेत्र में क्या संबंध है, दाब और क्षेत्र में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो समानुपातिक नहीं है। आपका थ्रस्ट जो है उसका एरिया से क्या संबंध है, उसका संबंध ये है कि जब छोटे क्षेत्रफल पर लगता है तो दाब अधिक लगती है, साथ ही जब वो कम क्षेत्रफल पर लगेगा, कम का हमने बता दिया, जब वो ज्यादा क्षेत्रफल पर लगेगा, एरिया ज्यादा है, जैसे लेटे हुए आदमी के केस में आपने देखा था कि जब एरिया ज्यादा था तो दाब कम लगा, दाब कम लगा तो वो रेत में धंसा नहीं। तो दाब और क्षेत्र के बीच इनवर्स संबंध है कि यदि थ्रस्ट दाब ज्यादा होगा तो वो कम एरिया पे, और एरिया यदि कम होगा तो ज्यादा दाब लगेगा, ज्यादा एरिया होगा तो कम दाब लगेगा। यही कारण है कि कीलों के सिरे नुकीले होते हैं। नुकीले क्यों होते हैं? क्योंकि एरिया कम हो जाता है, एरिया कम होगा तो दाब ज्यादा पड़ेगा, दाब ज्यादा पड़ेगा तो वो कील ज्यादा आसानी से अंदर जा पाएगी। इसी तरह चाकू की तेज धार होती है, चाकू की तेज धार होगी तो क्या होगा, चाकू की धार तेज होने पर वो जल्दी काटेगी क्योंकि थ्रस्ट बढ़ेगा, एरिया कम थ्रस्ट ज्यादा। भवनों की नींव चौड़ी होती है, इस केस में क्या हो जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ेगा तो दाब कम होगी, दाब कम होगी तो हमारा जो भवन है या हमारा घर है वो नीचे धंसेगा नहीं। ये संबंध है दाब और क्षेत्र के बीच में। इसी के साथ ये भाग हम यही समाप्त करते हैं। अगला भाग है तरलों में दाब। अभी तक हमने किस में दाब पढ़ी, ठोसों में दाब पढ़ी। अगले भाग में जो कि आपका आखिरी भाग होगा उसमें तरलों में दाब हम पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, स्टडी रूम के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।